अब बात करते हैं कुषाण साम्राज्य के बारे में। कार्यकाल 25 बीसी से लेकर 225 एडी तक रहा। युची कबीले के लोगों ने कुषाण वंश प्रारंभ किया। विद्वानों का मानना है कि कुषाण एक युची जाति की शाखा थी जिसने 4 युची कबीलों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार 5 राज्यों की शक्ति इकट्ठी हो गई। युची वीर कुजल कडफिसस ने अपनी जाति के विविध राज्यों को जीतकर इकट्ठा किया और इन्हीं के द्वारा स्थापित साम्राज्य कुषाण साम्राज्य कहलाया। ये जाति पहले मध्य एशिया में थी। अब बात करते हैं कुजल कडफिसस या कुजल कुषाण ने किस प्रकार अपनी शक्ति का धीरे धीरे विकास किया। इसके सिक्कों से पता लगता है कि ये काबुल पर शासन करता था। उत्तर पश्चिम भारत में पारथी लोग पूर्वी पश्चिमी गांधार पर अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। इन्हें हराकर इनके प्रदेशों को अपने अधीन किया। इसका शासन कंधार, उत्तर पश्चिमी पंजाब, काबुल पर स्थापित था। उत्तरी पश्चिमी पंजाब और काबुल को जीतने के बाद इसकी शक्ति और बढ़ गई। फिर इसने महाराज या राजधीराज की उपाधि धारण की। इसका शासन 25 बीसी से लेकर 35 एडी तक था। इसके बाद विमकडफिसस शासक बना। विमकडफिसस ने भारत को फिर से विजयित किया और इसके समय में युयिशों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इसने भारत के अनेक राज्यों को जीतकर उन पर शासन करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए। इसी के काल में शासन अच्छे से भारत में स्थापित हो गया। इसने पंजाब के अलावा मथुरा, उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को भी जीता। इसके सिक्के वाराणसी में भी मिले हैं और मथुरा में भी इसकी मूर्तियाँ मिली हैं। इसने भारत के संपर्क में आकर शैव धर्म अपना लिया। इसके कुछ सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियाँ हैं। इसने भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के भी चलाए। इसका शासनकाल 35 एडी से 78 एडी तक था। इसके बाद सम्राट कनिष्क बना 78 एडी में, जो एक महान सम्राट कहलाया। इसने कुषाण साम्राज्य की शक्ति का पुनरुद्धार किया। कुंतल सातकर्णी के आक्रमणों से कुषाण साम्राज्य की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, परंतु कनिष्क ने दोबारा अपने राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों को परास्त कर उसने न केवल पंजाब पर अधिकार किया अपितु भारत के मध्य देश को जीतकर मगध से भी सातवाहन वंश के शासन का अंत कर दिया। अपना मंडितिका नामक पुस्तक, जो कुमारपाल नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखी गई है, इसमें कनिष्क द्वारा पूरी भारत की विजयों का उल्लेख है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर अपने अधीन करने के बाद बौद्ध विद्वान अशोक से भगवान बुद्ध के कमंडलू प्राप्त किए। फिर इसने भारत के बड़े हिस्सों को जीतकर अपने अधीन किया। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में दूर दूर तक उपलब्ध हुए हैं। मथुरा, सारनाथ तक उसके सिक्के मिले हैं। पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया और वहाँ बहुत से किलों का निर्माण भी करवाया, जिसको आधुनिक पेशावर भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। इसने पुरुषपुर को विद्या, धर्म, संस्कृति का केंद्र बनाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया और चीन के सेनापति पांचाओ से यह हार गया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद इसने दोबारा चीन पर हमला किया और इस बार यह सफल हुआ और मध्य एशिया के अनेक क्षेत्रों पर इसका राज्य स्थापित हो गया। खोतन और यार कंद के भी प्रदेश कुषाणों के साम्राज्य के अंदर आ गए थे। कनिष्क का दरबारी आयुर्वेदिक विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। इसने बुद्धचरित की रचना की और इसने ही इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्धों की चौथी संगति कनिष्क के काल में ही हुई थी। कनिष्क ने लगभग 100 एडी तक शासन किया। इसके बाद राजा वाशिष्ठ हुआ। इसका शासनकाल 100 एडी से 108 एडी तक था। इसके काल में भी राज्य में कोई अक्षुण्णता नहीं आई और साम्राज्य का विस्तार होता रहा। इस समय भारत में 2 शक्तियाँ
प्रधान थी, उत्तर में कनिष्क और दक्षिण में सातवाहन। वाशिष्ठ ने विदिशा को सातवाहनों से छीनकर अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद कनिष्क द्वितीय का शासन आता है। इसने 108 एडी से 120 एडी तक शासन किया। केसर या सीजर प्राचीन रोमन सम्राटों की उपाधि भी धारण की। इस युग में भारतीयों का रोमनों के साथ बहुत संबंध हो गया था, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिल्क रूट था और कुषाणों का उस पर शासन था। सिल्क मार्ग से आयात निर्यात में ये कर लेते थे। इसके अलावा सिंधु नदी के बारबेरिकम यानी भड़ोच बंदरगाह भी इनके अंडर आता था। फिर इसके बाद हुविस्क का शासन आता है। इसके भारी मात्रा में अफगानिस्तान में सिक्के मिले हैं। इसने भी राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके सिक्कों पर देवताओं के चित्र हैं। इसने कश्मीर में अपने नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम हुविस्कपुर था। इसका शासनकाल 120 एडी से 145 एडी तक रहा। इसके बाद वासुदेव का शासन आया। राजा वासुदेव के सिक्कों पर नंदी और शिव की आकृतियां हैं। राजा वासुदेव के काल में कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे ये साम्राज्य कमज़ोर होता गया और विलुप्त हो गया। साम्राज्य का अंत करने का श्रेय सबसे ज़्यादा नाग भारशिव राजाओं को जाता है। करते हैं भारशिव वंश के बारे में, यानी नागवंश। कनिष्क साम्राज्य के निर्बल हो जाने पर भारत के अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गए। उनमें विदिशा का नागवंश भी था। ये नाग राजा शिव धर्म को मानते थे। इसके किसी राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण किया था, इसलिए ये भारशिव कहलाए। नवनाग दूसरी शताब्दी से लेकर भवनाग तीसरी शताब्दी के अनेक राजा हुए जिसने अश्वमेध यज्ञ किए। इन्होंने गंगा यमुना के प्रदेशों को जीता और गंगा के पानी से अपना राज तिलक किया या गंगा जल से अपना राज तिलक किया। राजा वीरसेन यह भारशिव राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था। कुषाणों को परास्त करके अश्वमेध यज्ञ का संपादन इसी ने किया था। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में इसके स्तंभलेख मिले हैं और शिलालेख मिले हैं। इसके बाद इस वंश का शासक विंध्य शक्ति हुआ। इसने कुषाण साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। विंध्य शक्ति का कार्यकाल 250 एडी से 270 एडी का है। यह नागवंश का सामंत था। इसके बाद इसका पुत्र प्रवरसेन हुआ जिसने 270 एडी से 330 एडी तक शासन किया। इसकी शादी नागवंश राजा भवनाग की इकलौती लड़की गौतमी का विवाह प्रवरसेन से हुआ और इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रुद्रसेन रखा गया। सेन बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसकी विजयों के मुख्य क्षेत्र मालवा, गुजरात, काठियावाड़ थे। इसने पंजाब और उत्तरी भारत में कुषाणों के साम्राज्य को भी समाप्त किया। इसने महाक्षत्रपों को भी हराया। इसका कार्य 270 एडी से 330 एडी तक का था। इसके बाद इसका पुत्र रुद्रसेन शासक बना 330 एडी से 355 एडी तक। इसने राज्य को संभाला। रुद्रसेन जब गद्दी पर बैठा तो भारशिव वंश इसके नाना के वंश से भी इसे बहुत सहायता मिली। चाचा के साथ संघर्ष होने के कारण वाकाटक राज्य की शक्ति कमज़ोर पड़ गई, जिसके कारण काठियावाड़ और गुजरात फिर से स्वतंत्र हो गए और रुद्रसेन की शक्ति कमज़ोर हो गई। फिर 355 से 380 एडी तक पृथ्वीसेन का शासनकाल आया। इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था। इसका शासनकाल 380 से 385 एडी तक का था। गुप्त सम्राट गुप्त द्वितीय ने इनसे सहायता ली थी और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इससे किया था, रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु 5 वर्ष के कार्यकाल में हो गई थी। इसका बेटा बहुत छोटा था, इसलिए प्रभावती गुप्त ने ही राज्य को संभाला और गद्दी पर बैठ गई और 385 एडी से 405 एडी तक शासन किया। फिर इसका पुत्र दिवाकर सेन 385 से 400 एडी तक शासन किया। फिर दामोदर सेन आया जिसका कार्यकाल 400 एडी से 440 एडी तक का था। यह एक निर्बल शासक था। वीरेंद्र सेन 440 से 460 एडी तक। फिर पृथ्वीसेन 2 460 से 480 एडी तक इसका शासन रहा और वाकाटक राज्य पूरी तरह से
कमज़ोर हो गया और इसके ज़्यादातर राजा स्वतंत्र हो गए। फिर सर्वसेन, विंध्यसेन, प्रवरसेन, दो अज्ञात, देवसेन, हरिसेन आदि शासक हुए। ये निर्बल शासक थे, राज्य को नहीं संभाल पाए। अब गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे विकास हो रहा था। वाकाटों की शक्ति मंद पड़ गई थी और ये गुप्त साम्राज्य के अधीनता में आ गए। आदि